हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट के चैप्टर 4 को समझेंगे। नई दुनिया की विजय, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। देखिए दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर 4 है, इसको आज की इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में सारी बातें समझेंगे। बस आप हर बार की तरह वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है यहाँ पर नई दुनिया की विजय। 15वीं शताब्दी के आखिर में यूरोप में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जो 15वीं शताब्दी के आखिर में यूरोप में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। लोग समुद्र के रास्ते नई जगहों की खोज करने लगे। यह दौर भौगोलिक खोजों का युग कहलाता है। इन खोजों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत की और यूरोपीय देशों की वाणिज्यिक शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे नई दुनिया की विजय, ये जो टॉपिक है, ये आपको बता रहा है भौगोलिक खोजों के युग के बारे में। देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी बातों को एक मैप के द्वारा समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक को समझाने के लिए मैंने साधारण सा यहाँ पर मैप लिया है। यह मैप कोई पैमाने या किसी स्केल पर आधारित नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप मुख्य बात समझिए। देखिए, 15वीं शताब्दी के अंत के समय अगर हम बात करें तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे थे। भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग खोजने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, ये यूरोप है। ठीक है, अब यूरोप के द्वारा, यूरोप के जो समुद्री यात्री हैं, यूरोप के जो देश थे, तो उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि भारत तक आने का समुद्री मार्ग खोजा जाए। लेकिन मुश्किल ये थी कि भारत तक आने के लिए जब ये समुद्री मार्ग की खोज की जाती थी, तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप था, तो इसकी जो सीमाएं थी, इसकी जो तट रेखा है, ये बहुत लंबी लगती थी। और उस समय तकनीक इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी कि भारत तक समुद्री रास्ते के द्वारा आसानी से आया जा सके। और पहले ज्ञात भी नहीं था रास्ता कि किस तरह से समुद्री मार्ग के द्वारा भारत तक पहुँचा जा सकता है। ये रास्ता पहले ज्ञात नहीं था। और भारत तक आने का प्रयास क्यों किया जा रहा था? तो उसका मेन रीज़न था व्यापार। ठीक है, एक मुख्य जो बड़ा रीज़न था वो व्यापार था, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी थे मध्य यूरोप के, अगर हम बात करें यूरोपीय देशों के व्यापारियों की, तो जो यूरोपीय देश के व्यापारी थे दोस्तों, तो वो डायरेक्ट भारत या जो दक्षिण एशिया, उससे डायरेक्ट व्यापार नहीं कर पाते थे। बीच में जो बिचौलिए थे, अरबी व्यापारी या तुर्क के जो व्यापारी थे, तो उनसे उन्हें सामान लेना पड़ता था। और इसमें जो इटली है, इटली के जो शहर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थे व्यापार में। दूसरी तरफ जो स्पेन है, पुर्तगाल हैं, तो इनका भी ये प्रयास था। इटली की जो समृद्धि थी, तो उसको देखकर इनका ये प्रयास था कि भारत से ये डायरेक्ट व्यापार करना चाह रहे थे, ताकि ये भी समृद्ध बन सकें। तो सिंपल सी बात यही है कि भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज की जा रही थी, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। ये जो रास्ता तय कर मतलब ये जो रास्ते की खोज थी समुद्री मार्ग की, ये इतनी आसान नहीं थी। तो कई खोजें लगातार, जो इस पुर्तगाल है, जो स्पेन है, जो दूसरे जो यूरोपीय देश थे, उनके द्वारा ये प्रयास किए जा रहे थे। अब दोस्तों, इसी बीच एक नाविक थे जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब उनका ये विचार था कि मैं पश्चिम की दिशा, ये जो पश्चिम की दिशा है, इस तरफ जाकर, और क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो पश्चिम की दिशा जाकर भारत तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि भारत पूर्व में स्थित है, ऐसा विश्वास था। मतलब एक मान्यता ये थी ना कि क्योंकि पृथ्वी गोल है और भारत पूर्व में स्थित है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि मैं पश्चिम की दिशा से जाऊंगा। सब लोग कहाँ से जाते हैं? सब लोग अफ्रीका से होते हुए जाते हैं और भारत तक नहीं जा पाते हैं। मतलब भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये सोचा कि वो पश्चिम की दिशा जाएंगे, और क्योंकि पृथ्वी गोल है तो वो पश्चिम की दिशा जाकर पूर्व की तरफ आ जाएंगे, जिससे भारत तक आने के मार्ग की खोज हो जाएगी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिम की दिशा में से यात्रा करते हुए पहुंच जाते हैं अमेरिकी महाद्वीप पर। ठीक है, जो अमेरिकी जो द्वीप वगैरह हैं, तो यहाँ पे वो पहुंचते हैं। ठीक है, कैरिबियाई द्वीप वगैरह पे वो पहुंचते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने भारत की खोज कर दी, लेकिन वो अमेरिका महाद्वीप था। ठीक है, तो इसी तरह और भी समुद्री यात्राएं की जाती हैं। इसी तरह ये जो मतलब खोजें होती हैं, इसी को कहा गया, ठीक है, भौगोलिक खोज। इसी में हम देखते हैं आगे चलकर जो स्पेन है, जो पुर्तगाल हैं, और जो दूसरे यूरोपीय देश थे, फिर वो ये जो नए खोजे गए क्षेत्र होते हैं, इन पर कब्जा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो अब मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, अपना उपनिवेश बनाते हैं। इसी को कहा गया, ठीक है, नए जो खोजे गए क्षेत्र हैं उन पर विजय। यहाँ पर दोस्तों इस इमेज में एरोप्लेन है, प्लीज़ आप इसको मत देखिए। ठीक है, तो ये इमेज मेरे को ऐसे ही मिल पाई, एरोप्लेन के साथ वाली इमेज ही मिल पाई। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस इमेज को लिया है। बाकी इस एरोप्लेन का यहाँ पे ये जो हैंड है, इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है।
तो अब दोस्तों आपको नई दुनिया के विजय का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें थी, आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी बातें आपको ये पूरा टॉपिक ही समझाएंगी। यहाँ पे मेरी तरफ से ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे जितनी बातें लिखी हैं ये खुद ही आपको कई सारी बातें समझा रही हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको कई बातें समझाएंगे। तो एक एक करके मैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स को पढ़ता हूँ, फिर जो भी समझाने वाला पॉइंट है उसे मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन ने दूर देशों की यात्रा शुरू की। मैंने बता दिया, यात्राएं शुरू की गई, समुद्री यात्राएं। इन्होंने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में उपनिवेश बसाए। अब जब नए क्षेत्र मिल गए, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अपने उपनिवेश बसाए। फिर इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे अन्य यूरोपीय देश भी इस दौड़ में उतर गए। अब यहाँ पे थोड़ा समरी की तरह ही बता दिया जा रहा है, पूरा एक औपनिवेशिक इतिहास पूरा ही बता दिया जा रहा है यहाँ पर। आगे और डीपली यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है जैसे जैसे समुद्री मार्ग की खोज हुई भारत तक आने की, ठीक है, जैसे भारत तक आने का समुद्री मार्ग खोजा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखा गया कि अफ्रीका, एशिया में कई सारे उपनिवेश बनाए गए यूरोपीय देशों के द्वारा, ठीक है। अमेरिका की खोज की गई, ठीक है, मतलब अमेरिका तक पहुँच गए यूरोपीय देश, तो वहाँ पर भी कब्जा किया गया, वहाँ पर भी यूरोपीय देशों के द्वारा अपने उपनिवेश बसाए गए। इससे क्या हुआ, तो देखिए ये जो समुद्री यात्राएं थी, ये जो एक मतलब यूरोपीय देश दूसरे देशों पर जो कब्जा कर रहे थे, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के, तो इससे यूरोपीय देशों के बीच में एक दौड़ सी लग गई, ठीक है। एक प्रतिस्पर्धा स्थापित हुई। हर देश चाहता था कि वह दुनिया के ज़्यादा हिस्से पर कब्जा करे। इसी कारण उनके बीच औपनिवेशिक युद्ध और प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इससे यूरोप की शक्ति बहुत बढ़ी और वह दुनिया पर वैश्विक आधिपत्य जमाने लगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो यूरोपीय देश है, मतलब जो यूरोप है, उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई थी। पश्चिमी यूरोप का विदेशी विस्तार। अब देखिए, लगभग 1500 ईस्वी के आसपास यूरोपीय नाविकों ने समुद्र के रास्ते दुनिया की खोज की। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। हालांकि उस समय यूरोप पर तुर्कों का दबाव बहुत बढ़ा हुआ था। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, दोस्तों 1450 के दशक के आसपास तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जो पहले यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता था। इससे यूरोपियों के लिए पूर्व जाने का पुराना रास्ता बंद हो गया। तो ये एक कारण था जिसके कारण जो यूरोपीय देश थे वो भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे, ताकि एक नया रास्ता खोजा जा सके, ताकि वो आसानी से भारत तक पहुंच सके, ठीक है। ये भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया था, जिससे ये जो रास्ता था यूरोपीय देश के जो लोग थे वो एशिया से जो व्यापार करते थे इसके द्वारा, तो वो बंद हो गया था। अब उन्हें जो तुर्क के जो व्यापारी थे, जो अरबी व्यापारी थे, तो उनके सहारे व्यापार करना होता था। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया, इटली के जो शहर थे उनका आधिपत्य था, जैसे वेनिस हो गया, ठीक है, तो उनका आधिपत्य था। तो जो दूसरे देश थे, स्पेन और पुर्तगाल वगैरह, तो इनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि एक नए रास्ते की खोज की जाए, ताकि जो भारत के साथ व्यापार है उसमें आधिपत्य स्थापित किया जा सके और ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। इससे यूरोपियों के लिए पूर्व का पुराना रास्ता बंद हो गया। अब यूरोपियों ने सोचा, अगर हम पूर्व की तरफ नहीं जा सकते तो क्यों ना पश्चिम की ओर से समुद्र पार करके रास्ता खोजें। ये बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। कुछ प्रमुख उदाहरण। 1482 पुर्तगालियों ने अफ्रीका के घाना में अपना पहला गढ़ बनाया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के लिए यात्रा की और अमेरिका पहुंचा। उसे लगा कि वह भारत पहुंचा है। मतलब जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे तो उन्हें लगा उस समय कि उन्होंने भारत की ही खोज की है। उन्हें ये पूरा विश्वास था कि ये भारत है। 1500 ईस्वी में पुर्तगाल ने भारत के पश्चिमी तट पर व्यापारिक चौकी बनाई। 1519 से 1521 के बीच स्पेनिश विजेता हर्नांदो कार्टेस ने मैक्सिको के एज़टेक साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, ठीक है। एक प्रमुख व्यक्ति थे हर्नांदो कार्टेस, ठीक है, स्पेन के। एक आप इन्हें सैनिक के रूप में समझ सकते हैं, ठीक, मतलब इन्हें आप एक सैनिक के रूप में समझ सकते हैं, एक स्पेनिश सैनिक के रूप में, ठीक है। इन्होंने मैक्सिको के एज़टेक साम्राज्य, मतलब मैक्सिको में जो पहले एज़टेक साम्राज्य था, तो उसको हराया और वहाँ पर मतलब कब्जा कर लिया। इन घटनाओं ने यूरोप को एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से जोड़ दिया। यहाँ पे दोस्तों एक बात यहाँ पे बतानी है कि जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका की जो खोज की गई, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका पहले था नहीं, अमेरिका था, लेकिन यूरोपीय लोगों को पता नहीं था कि अमेरिका कोई जगह है। मतलब वैसे तो नाम भी बाद में रखा गया अमेरिका, लेकिन जो दक्षिण अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका है, तो पहले इसके बारे में ज़्यादा, मतलब इसके बारे में ज्ञान नहीं था।
हालांकि वहाँ पे भी लोग रहते थे, ठीक है, हालांकि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक नहीं थी, लेकिन तब भी वहाँ पर भी लोग रहते थे। ये यात्राएं क्यों हुई, ये आपको मैंने बता ही दिया पहले ही। इतने कम समय में यूरोपीय देशों ने इतनी दूरियां कैसे तय की, इस सवाल के 2 उत्तर दिए जाते हैं। अब देखिए, क्या कारण था इन यात्राओं का, आखिर ये यात्राएं कैसे शुरू हुई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और कारण अच्छे से बताए गए हैं यहाँ पर। देखिए, पुनर्जागरण का प्रभाव। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुनर्जागरण के समय लोगों में नई जिज्ञासा और खोज की भावना पैदा हुई। यही भावना नाविकों और खोजकर्ताओं को आगे बढ़ाती रही। मतलब पुनर्जागरण एक कारण दिया जाता है कि पुनर्जागरण से यूरोप में कई सारे सुधार हुए थे, धार्मिक सुधार वगैरह हुए थे। लोगों ने तर्क वितर्क के आधार पर सोचना शुरू किया, विज्ञान की तरफ भी लोगों का ध्यान गया, जिज्ञासा लोगों में बढ़ी और नई जगहों की खोज की भावना लोगों में पैदा हुई। तो ये जो जिज्ञासा थी नई जगहों की खोज की, तो ये एक कारण था जिसके कारण जो नाविक हैं, जो खोजकर्ता हैं, वो आगे बढ़े। मध्यकालीन तैयारी। देखिए, दूसरे विद्वानों का मानना है कि इन खोजों की असली नींव तो मध्यकाल में ही रखी जा चुकी थी, जब जहाज निर्माण, मतलब एक तरह से जो समुद्री यात्राओं के लिए जो तकनीक है, जब उसका विकास हो रहा था। तो ये भी एक कारण था कि मध्यकाल से ही जब जो समुद्री जो यात्राएं होती हैं उसकी, या जैसे कि जहाज वगैरह हैं जो, ठीक है, तो समुद्र में जहाज वगैरह, समुद्र के लिए अच्छे से अच्छे जहाज वगैरह बनाने के लिए जो तकनीक वगैरह विकसित हो रही थी, तो ये भी एक कारण था जिसके कारण यात्राएं, लंबी लंबी यात्राएं यूरोपीय देशों के द्वारा की जाने लगीं। जब जहाज निर्माण, समुद्री नक्शे और दिशा निर्देश विकसित हो चुके थे, यानी खोजों के लिए जरूरी ज्ञान और साधन पहले से मौजूद था। अब देखिए, असली प्रेरणाएं क्या थी इन यात्राओं के पीछे। एक था बड़ा आर्थिक कारण, जिसे मैंने बताया। यूरोप को एशियाई मसालों जैसे काली मिर्च, लौंग, जायफल, दालचीनी की बहुत ज़रूरत थी। मतलब जो एशियाई मसाले थे उनकी बहुत ज़रूरत थी। इन मसालों से भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता था, लेकिन ये मसाले बहुत महंगे पड़ते थे क्योंकि इनके व्यापार पर इस्लामी देशों और इटली के शहरों, ठीक है, जैसे वेनिस और जेनोआ, मैंने बताया ना कि जो तुर्क था, जो तुर्की साम्राज्य, मतलब यहाँ पे जो ऑटोमन साम्राज्य था, ठीक है, उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो व्यापार भी था, तो जो बिचौलिए व्यापारी थे, ठीक है, उनके द्वारा व्यापार हो पाता था। और इसमें भी इटली के जो शहर थे, इनका आधिपत्य ज़्यादा था, ठीक है। मतलब जो पूर्व के साथ व्यापार में, मतलब एशियाई देशों के साथ व्यापार में इटली के शहरों का जो आधिपत्य था, नियंत्रण था, वो ज़्यादा था। इसलिए यूरोपीय देश मसालों के सीधे स्रोत तक पहुंचना चाहते थे। एक कारण धार्मिक भी था। देखिए, लोग गैर ईसाइयों को ईसाई धर्म में लाना चाहते थे, ठीक है, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार भी करना था। ये एक जो विचार था ईसाई धर्म का प्रचार, तो ये भी एक इसने भी प्रेरणा दी यूरोपीय यात्रियों को, नाविकों को, कि वो लंबी यात्राएं करें, नई ज़मीनें खोजें। तो जो देश थे, जो शासक थे, उन्होंने समुद्री यात्राओं को बढ़ावा दिया। तो उसके पीछे एक कारण धार्मिक भी था, ठीक है। साथ ही एक कारण धार्मिक में ये भी जुड़ा है कि साथ ही खोए हुए ईसाइयों, जो एशिया या अफ्रीका में माने जाते थे, कि खोज भी करना चाहते थे ताकि वे इस्लामी साम्राज्य के विरुद्ध एक धार्मिक गठबंधन बना सके। मतलब एक मान्यता ये भी थी यूरोप में कि कुछ जो ईसाई हैं वो एशिया और अफ्रीका में भी रहते हैं, तो उनको भी अपने साथ लाया जा सके। अपने साथ लाने का मतलब अपनी विचारधारा से पूरी तरह जोड़ा जा सके, उनका भी साथ लिया जा सके और एक धार्मिक गठबंधन बनाया जा सके, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। और यहाँ पे एक कारण और दिया जा रहा है समुद्री यात्राओं का, जो पहले बताया ही गया है, उसी से मिलता जुलता ही है। तकनीकी कारण, नई नौवहन तकनीकें, कंपास, बेहतर जहाज, ठीक है, जैसे कि कैरेवल जो कि पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, और पृथ्वी के गोल होने की समझ, इन सब ने यात्राओं को संभव बनाया। मतलब तकनीक का विकास हुआ, जो नौवहन की तकनीकें हैं इनका विकास हुआ, तो ये भी एक बड़ा कारण था। लोगों को अब यह पता था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए अगर पश्चिम की ओर से जाओ तो शायद पूर्व तक पहुंचा जा सकता है। अब निष्कर्ष यहाँ पे देखते हैं। निष्कर्ष में समरी के रूप में बताया गया है सारी बातें। इस तरह नई दुनिया की खोज ने यूरोप को पूरी दुनिया से जोड़ दिया। स्पेन और पुर्तगाल सबसे पहले औपनिवेशिक ताकत बने, और फिर इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड ने भी इस दौड़ में प्रवेश किया। तो पहले शुरुआत में हमें दिखाई देता है स्पेन और पुर्तगाल काफ़ी, मतलब पहले औपनिवेशिक ताकत बन चुके थे। फिर हमें दिखाई देता है इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड जैसे देश इसमें शामिल होते हैं। इन खोजों ने न केवल व्यापार और राजनीति बदली, बल्कि पूरी विश्व व्यवस्था को बदल दिया। अब यूरोप धीरे धीरे दुनिया का केंद्र बन गया। जैसे कि हमने दोस्तों आगे देखा ही ना कि यूरोप काफ़ी शक्तिशाली बन गया। आगे का इतिहास अगर हम देखें, जो 15वीं शताब्दी, उसके बाद अगर हम इतिहास देखें, क्योंकि यूरोपीय देशों के द्वारा नए नए क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा था, वहाँ के संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा था, और एक उनकी जो समझ थी वो अब वैश्विक होती जा रही थी। अब वो पूरी दुनिया को देख रहे थे,
ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यूरोप दुनिया का केंद्र बना और आज भी हम देखते हैं कि यूरोप ठीक ठाक है, मतलब वहाँ के जो देश हैं आज भी हम देखते हैं विकसित हैं काफ़ी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि अमेरिका ताकतवर हुआ, ठीक है, अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति बन के उभरा, ठीक है, और रशिया भी एक महाशक्ति बन के उभरा, लेकिन फिर शीत युद्ध का काल आया, फिर हमने देखते हैं कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति हमें दिखाई देता है। लेकिन तब भी अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात समझें तो 15वीं शताब्दी के बाद आप देखोगे कि यूरोप किस तरह से शक्तिशाली होता चला गया। तो यहाँ तक मैंने काफ़ी बातें आपको समझाई, सारी बातें यहाँ पर आगे हेल्प करेंगी आपको। देखिए, नई दुनिया की खोज की यात्राएं, खोज का समय क्यों आया, सवाल यह था। सारी बातें थोड़ा सा ओवरलैप कर रही हैं, अभी हमने पहले जो बातें समझी वो भी लगभग थोड़ा सा ऐसे ही थी। तो देखिए, यूरोप ने अमेरिका को 15वीं शताब्दी में ही क्यों खोजा, इससे पहले क्यों नहीं? इतिहासकारों ने इसके दो मुख्य कारण बताए हैं। देखिए, साफ तौर पर कहा जाए तो ऐसा कहना ही थोड़ा सा गलत है कि यूरोप ने अमेरिका को 15वीं शताब्दी में ही क्यों खोजा। सिंपल सी बात है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्री यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अमेरिका की खोज के लिए यात्रा थोड़ी ना की थी, वो तो भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे सारी बातें और अच्छे से बताई गई हैं। आर्थिक और राजनीतिक कारण, देखिए 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता थी, मतलब आर्थिक रूप से कमजोरी आ चुकी थी। तो इसने एक प्रेरणा दी यूरोप को कि चलो समुद्री यात्राएं करते हैं, नए जो क्षेत्र हैं स्पेशली भारत तक आने का जो रास्ता है उसको खोजा जाए, ताकि व्यापार को मजबूती से किया जाए, डायरेक्टली भारत और जो दूसरे दक्षिण एशियाई देश हैं, दक्षिण पूर्वी जो देश हैं, उनके साथ व्यापार किया जा सके। फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन लगातार युद्धों और आंतरिक संघर्षों में फंसे थे। ऐसे माहौल में महंगे और जोखिम भरे समुद्री अभियानों पर जाना संभव नहीं था। इसलिए पहले 100-150 साल तक कोई नई दुनिया की खोज जैसी बड़ी यात्रा नहीं हुई। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मतलब थोड़ा ये बताया जा रहा है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो इस समय यूरोप की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो हालांकि यूरोप को डायरेक्ट व्यापार करना था, ठीक है, लेकिन इतना मतलब संसाधन नहीं थे यूरोप पर, इसलिए इस समय ज़्यादा लंबी यात्राएं नहीं की गई। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कहा ना कि 15वीं शताब्दी के अंत में यात्राएं काफ़ी ज़्यादा होने लगी, तो यहाँ पे सिर्फ 15वीं शताब्दी का है, 15वीं शताब्दी का अंत नहीं कहा है, ठीक है। 15वीं शताब्दी का अंत का मतलब है लगभग 1480-1490 का जो दशक है उसके आसपास की बात, ठीक है। तो ये बातें हैं। देखिए, पुर्तगाल की भूमिका बाकी देशों के कमज़ोर होने के बीच, अब देखिए बाकी देश कमज़ोर हो रहे थे यूरोप के, लेकिन इस बीच पुर्तगाल ने समुद्री खोजों में पहल की। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में उसने अटलांटिक महासागर के कई द्वीप खोजे जैसे अजोरेस और मदीरा, ठीक है, ये कुछ द्वीप खोजे। वहाँ पर पुर्तगालियों ने गन्ना और शराब का व्यापार शुरू किया, जिससे बहुत मुनाफा हुआ। फिर उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर बढ़ना शुरू किया, जहाँ उन्हें सोना और गुलामों का व्यापार मिला। समुद्री खोजों की कहानी, प्रिंस हेनरी नेविगेटर। देखिए, हेनरी ने जो वहाँ के राजकुमार थे, ठीक है, राजकुमार हेनरी, तो इन्होंने पुर्तगाल से समुद्री यात्राओं की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में नाविक अफ्रीका के तटों पर, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पुर्तगाल ने, स्पेन ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। जो समुद्री खोजें हुई उसमें पुर्तगाल और स्पेन ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। देखिए, उनके नेतृत्व में नाविक अफ्रीका के तटों पर उतरते गए और रास्ते में छोटी छोटी चौकियाँ बनाते गए। कई यात्राएं बहुत खतरनाक थी, कुछ जहाज़ तो 3 साल तक समुद्र में भटके और ज़्यादातर लोग मर गए। बचे हुए नाविकों ने बताया कि उन्होंने इतनी गर्मी झेली कि ऐसा लगा जैसे वे जल जाएंगे, लेकिन फिर भी इन यात्राओं ने समुद्री अनुभव और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा दिए। तो दोस्तों, ये समुद्री यात्राएं की गई। प्रिंस हेनरी, तो मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राजकुमार थे तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया समुद्री यात्राओं को, ठीक है। जो पुर्तगाल के जो राजकुमार थे हेनरी, तो इन्होंने भी समुद्री यात्राओं को काफ़ी बढ़ावा दिया। हालांकि ये समुद्री यात्राएं काफ़ी आसान नहीं थी, बहुत मतलब इसमें बहुत ज़्यादा साहस की आवश्यकता थी और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी इन यात्राओं में। समुद्री खोजों की अगली कड़ियाँ, देखिए एक कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है किस तरह से खोज हुई समुद्री। यहाँ पे देखिए, बार्थोलोमियो डायस या डियाज भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, 1487। देखिए, डायस पहला यूरोपीय था जिसने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे, अफ्रीका का जो सबसे निचला जो दक्षिणी सिरा है, ठीक है, अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी सिरा है वहाँ तक पहुँचने में सफलता पाई, ठीक है। वहाँ भयंकर तूफान आया, इसलिए उसने उस जगह का नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म। अब देखिए, केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया, ठीक है, बार्थोलोमियो डायस ने, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था, बहुत ज़्यादा तेज तूफान आया था।
पर राजा जॉन द्वितीय ने इसे केप ऑफ गुड होप, सद्भावना का केप कहा, क्योंकि अब उन्हें भारत तक पहुंचने की उम्मीद दिखी। मतलब देखिए, राजा ने इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा। गुड होप मतलब एक उन्हें उम्मीद, अच्छी उम्मीद दिखाई दी कि अब भारत तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा आसान हो गया। देखिए, पहले क्या लग रहा था ना कि जो अफ्रीका का तट है वो इतना लंबा था है, मतलब उस समय ऐसा लगता था कि ये लग रहा है कि अनंत है, ऐसा लगता था। लेकिन जब सबसे दक्षिणी सिरे पर पहुंचा गया तो राजा ने इसको गुड होप कहा। जब अफ्रीका के सबसे दक्षिणी हिस्से पे पहुंचा गया तो राजा जॉन द्वितीय ने इसे गुड होप कहा, केप ऑफ गुड होप। ठीक है। वास्को डिगामा, देखिए दोस्तों, वास्को द गामा या वास्को डिगामा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए, राजा मैनुअल प्रथम ने वास्को डिगामा को भारत भेजा। उसने अफ्रीका का चक्कर लगाकर समुद्र के रास्ते भारत के पश्चिमी तट कालीकट तक पहुंचने में सफलता पाई। यह इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज, समुद्री खोजों में से एक थी। उसने यूरोप और एशिया को सीधे जोड़ दिया, बिना अरबों या तुर्कों के रास्ते से गुजरे। हालांकि यात्रा बहुत कठिन थी। वह अपने आधे जहाज और 1/3 नाविकों को खो बैठा। मतलब वास्को डी गामा के द्वारा भारत पहुंचा गया। ठीक है, समुद्री मार्ग के द्वारा भारत पहुंचा गया। तो इस तरह जो यात्राएं की जा रही थी वो यहाँ पे हमें पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। एक यात्रा जो भारत तक आने की यात्रा थी वो पूरी होती दिखाई देती है। तो भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा कर ली जाती है। हालांकि इसमें कई लोगों का योगदान होता है, जैसे कि पहले केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा गया और फिर जब वहाँ तक पहुंचा गया फिर वास्को डी गामा के द्वारा भारत तक भी पहुंचा गया। हालांकि यात्रा बहुत कठिन थी। वह अपने आधे जहाज और 1/3 नाविकों को खो बैठा, लेकिन वह काली मिर्च, दालचीनी और मसालों की ढेरों खेप लेकर लौटा। यूरोप में यह मसालों का सोना कहलाया। आगे की विजय, 1510 में पुर्तगाल ने भारत के पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया। 1511 में उन्होंने मलक्का पर कब्जा कर लिया, जो मसालों का बड़ा व्यापार केंद्र था। इस तरह पुर्तगाल ने एशिया तक समुद्री मार्ग की खोज लिया और यूरोप की वैश्विक सत्ता की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने ये सारी बातें समझी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेन की प्रतिक्रिया और नई खोजें। देखिए, यहाँ पर ना बहुत सारी जानकारी आपको दी जा रही है। ठीक है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको समझाने की आवश्यकता है वहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में दी जा रही है, तो इसे ध्यान से समझें। देखिए, पुर्तगाल की सफलता और स्पेन का निर्णय। पुर्तगाल पहले ही अफ्रीका के रास्ते भारत पहुँचने में सफल हो चुका था। अब एशिया के समुद्री व्यापार पर पुर्तगाल का दबदबा बनने वाला था। स्पेन पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने क्रिस्टोफर कोलंबस की योजना को मंजूरी दी। कोलंबस का विचार था कि अगर वह पश्चिम की दिशा में यात्रा करे तो एशिया तक पहुंच सकता है। वह पृथ्वी को छोटा मानता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, नोट्स में कुछ ऐसे कर दिया गया है कि थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो यात्रा की गई वो पहले हुई थी। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस पहले पहुंचा था अमेरिका। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद हमें दिखाई देता है, कुछ समय बाद, कि वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। तो मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ऐसा नहीं है कि पहले वास्को डी गामा भारत पहुंच गए कालीकट पर, ठीक है, उसके बाद कोलंबस अमेरिका पहुंचे। तो यहाँ पे दोनों में अंतर है। ठीक है, कोलंबस पहले अमेरिका पहुंच जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने अमेरिका नहीं, मतलब उन्होंने भारत की खोज की है। ठीक है, हालांकि उसके बाद में कुछ समय बाद पता चलता है कि नहीं, वास्को डी गामा भारत तक पहुंच जाते हैं और उन्होंने भारत तक आने के रास्ते की खोज की है। ठीक है, भारत की खोज नहीं, भारत तक आने के रास्ते की खोज हो रही थी। भारत को तो लोग पहले से ही जानते थे। अभी सिंपल सा समझिए कि यहाँ पर कोलंबस की यात्रा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, स्पेन की रानी इसाबेला ने उसे वित्तीय सहायता दी। ठीक है, कोलंबस को वित्तीय सहायता दी। 1492 में वह 3 जहाज़ों के साथ रवाना हुआ और 1 महीने बाद पहुंचा बहामास और हिस्पानियोला, आज का कैरिबियन क्षेत्र, मतलब वो कैरिबियन क्षेत्र पहुंचा कोलंबस। ठीक है, कोलंबस को लगा कि वह एशिया के किनारे पर पहुंच गया है, लेकिन असल में वह अमेरिका महाद्वीप पहुंच चुका था, जिसे तब नई दुनिया कहा गया। उसने थोड़ी मात्रा में सोना, मसाले और कुछ लोगों को गुलाम बनाकर यूरोप लाया। यहीं से अमेरिका में गुलामी और धर्मांतरण की शुरुआत हुई। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, सरल शब्दों में ही लिखा है। ठीक है, तो देखिए, कोलंबस वहाँ पर अमेरिका पहुँचा और जब पता चला दोस्तों कि ये नए महाद्वीप की खोज है तो इसे नई दुनिया कहा गया। अब यहाँ पर समझिए कोलंबस की गलती और वास्तविकता। देखिए, कोलंबस कभी यह नहीं समझ पाया कि
उसने एशिया नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप खोजा था, लेकिन 1500 तक यह साफ हो गया कि वह असल में एक नई भूमि तक पहुंचा है। इतालवी भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पूची ने सबसे पहले यह बताया कि यह एक नया महाद्वीप है, इसलिए इस नए महाद्वीप का नाम पड़ा अमेरिका। मतलब जिस भूगोलवेत्ता ने बताया तो उसी के नाम पर यह नाम अमेरिका रखा गया महाद्वीप का। तो आई होप ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी। कोलंबस के बाद की स्पेनी खोजें। देखिए, स्पेन ने कोलंबस की सफलता से प्रेरित होकर और यात्राएं भेजीं। खोजकर्ताओं ने धीरे धीरे और ज़मीनें खोजीं, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर तक, और मतलब और यात्राएं की गई। ठीक है। वास्को नूनेज डी बाल्बोआ। देखिए, बाल्बोआ ने पनामा के संकरे हिस्से से होते हुए यात्रा की और सबसे पहले प्रशांत महासागर को देखा। इससे यह साबित हुआ कि यूरोप और एशिया के बीच दो विशाल महासागर हैं। मतलब एक अटलांटिक महासागर और एक प्रशांत महासागर, मतलब ये दो विशाल महासागर हैं एशिया और यूरोप के बीच में। फर्डिनेंड मैगेलन। अब देखिए, स्पेन के राजा चार्ल्स पंचम ने मैगेलन को आदेश दिया कि वह दक्षिण अमेरिका के रास्ते एशिया तक पहुंचने का नया मार्ग खोजें। मैगेलन कौन था दोस्तों? तो मैगेलन एक तरह से आप नाविक कह सकते हो, समुद्री खोजकर्ता। ठीक है, समुद्री खोजकर्ता के रूप में समझ सकते हो। मैगेलन का दल 5 जहाज़ों के साथ रवाना हुआ। उन्होंने अर्जेंटीना के दक्षिणी छोर से होकर खतरनाक समुद्री मार्ग पार किया। यह यात्रा बहुत कठिन थी। कई नाविक भूख, बीमारी और लड़ाइयों में मारे गए। मैगेलन खुद फिलीपींस में मारा गया। केवल 18 लोग और एक जहाज़ 3 साल बाद वापस यूरोप पहुंचा। यह इतिहास की पहली यात्रा थी जिसने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, यानी यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल है और पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सिंपल तरीके से लिखा है, सरल शब्दों में लिखा है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नई दुनिया की लूट और कॉन्कीव स्टारडोर्स की कहानी। अब इसे समझते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, स्पेनियों का लालच और सोने की खोज। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो उसने थोड़ी सी सोने की चीज़ें यूरोप भेजीं। यही देखकर यूरोप में यह अफवाह फैल गई कि अमेरिका में सोने के पहाड़ हैं। इस लालच में कई स्पेनी साहसी लोग, जिन्हें कॉन्क्विस्टाडोर्स यानी विजेता कहा गया, अमेरिका की ओर निकल पड़े। तो आप इस शब्द का मतलब समझ गए दोस्तों। इसका मतलब है विजेता या साहसी लोग के रूप में समझ सकते हो। ठीक है। उनका मकसद था सोना, ज़मीन और प्रसिद्धि पाना। मतलब सोना, अधिक से अधिक मतलब सोना प्राप्त करना और ज़मीन पर कब्जा करना, और प्रसिद्धि यानी कि जिस भी देश के वो लोग हैं तो एक ज़मीन पर कब्जा करके वो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश का यहाँ पे ज़्यादा कब्जा है, तो एक तरह से प्रसिद्धि पाना विश्व में। एज़टेक साम्राज्य की विजय। हर्नांडो कॉर्टेज़। अब देखिए, कॉर्टेज़ नाम के एक स्पेनी ने सिर्फ 600 सैनिकों के साथ मैक्सिको के एज़टेक साम्राज्य को जीत लिया। एज़टेक एक बहुत बड़ा और समृद्ध साम्राज्य था। ठीक है, लगभग 10 लाख के आसपास जनसंख्या होगी इस साम्राज्य में उस समय। स्पेनियों ने छल, तोपों और घोड़ों का इस्तेमाल किया और पूरा साम्राज्य लूट लिया। इससे स्पेन को बहुत सोना और संपत्ति मिली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज़टेक साम्राज्य या यहाँ पर इंका साम्राज्य, ये जो शब्द आ रहा है, ये उस समय अमेरिका के साम्राज्य थे वहाँ पर। ठीक है, मतलब जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, तो वहाँ के ये साम्राज्य थे। ठीक है, तो ये एज़टेक साम्राज्य आपको यहाँ पे समझ में आया कि मतलब कि किस तरह से स्पेन ने इस एज़टेक साम्राज्य को हराया। इंका साम्राज्य की विजय। देखिए, इंका साम्राज्य पर विजय कहना ज़्यादा सही होगा की जगह। फ्रांसिस्को पिजारो नामक एक और स्पेनी सैनिक ने सिर्फ लगभग 180 सैनिकों के साथ पेरू के इंका साम्राज्य को जीत लिया। इंकाओं के पास सोने चांदी की अपार संपत्ति थी। पिजारो ने इसे लूट लिया और राजा को बंदी बना लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सैनिकों की संख्या दी गई है, हो सकता है इसमें थोड़ा अंतर हो। ठीक है, क्योंकि कई बार जो ऐसे आंकड़े होते हैं वो थोड़े से अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने ड्यू एसवेल की बुक का यूज़ किया है। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा अंतर, मतलब हो सकता है वहाँ के आंकड़े सही भी हो सकते हैं या थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है दूसरी वेबसाइट की तुलना में। तो मतलब ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। देखिए, पिजारो ने इससे लूट लिया और राजा को बंदी बना लिया। इन दोनों विजयों से स्पेन बेहद अमीर हो गया, लेकिन यह सब हिंसा, धोखे और निर्दयता से हासिल हुआ। मतलब काफ़ी
निर्दयी रूप से जो स्पेनी सैनिक वगैरह थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो स्थानीय साम्राज्य थे तो उनको हराया और उनसे जो संपत्ति है, ठीक है, जो मतलब सोना है, जो संपत्ति थी उसको लूटा, उसको लिया। विजय का तरीका देखिए, ये विजेता अक्सर समाज के निचले तबके से आते थे, लेकिन उनमें साहस और लालच बहुत था। स्पेन और पुर्तगाल की सरकारों ने इन्हें नई ज़मीनें जीतने की स्वतंत्रता दी थी। मतलब ये जो विजेता थे, ठीक है, जो स्पेन के साम्राज्य को एक तरह से बढ़ा रहे थे, या ठीक है, ये जो पुर्तगाल के जो लोग थे जो वहाँ पर नई ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, तो ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊंचे तबके के लोग हों, तो ये समाज के निचले तबके के से आते थे, लेकिन हाँ, उनमें साहस और लालच बहुत था। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल की सरकारों ने इन्हें नई ज़मीनें जीतने की स्वतंत्रता दी थी। जो भी ज़मीन ये जीतते थे वह बाद में राजा की संपत्ति बन जाती थी। इस तरह 100 साल के अंदर ही स्पेन ने दक्षिण अमेरिका के बड़े भूभाग पर और मध्य अमेरिका और मैक्सिको के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाल ने भी ब्राज़ील में अपना राज स्थापित कर लिया। स्पेनी औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था। अब देखिए, स्पेन ने अपने अमेरिका के साम्राज्य को चलाने के लिए एक बहुत सख्त प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। अब यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात की गई है थोड़ा सा। तो देखिए स्पेन ने अमेरिका को 4 बड़े, जो उसका साम्राज्य था उस समय, स्पेन ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था अमेरिका के, तो उन क्षेत्रों को 4 बड़े हिस्सों में बांटा, जिन्हें वायस रॉयल्टी कहा गया। ठीक है, वायस रॉयल्टी कहा गया। हर हिस्से में एक वायसरॉय होता था जो राजा का प्रतिनिधि होता था। वायसराय के नीचे एक सलाहकार परिषद होती थी जो उसके काम पर नज़र रखती थी और राजा को रिपोर्ट भेजती थी। राजा ने वायसराय को बहुत वेतन दिया ताकि वे रिश्वत ना ले, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। यह पूरा शासन निरंकुश और पितृसत्तात्मक था, यानी सब कुछ राजा और चर्च के आदेश पर चलता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डीपली समझाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल शब्दों में सारी बातें लिखी हैं, जो बातें बस आपको बताई जा रही हैं। देखिए, नई दुनिया में चर्च की भूमिका। अब यहाँ पे चर्च की भूमिका की बात भी की गई है, क्योंकि यूरोप में उस समय चर्च का प्रभाव भी काफ़ी था। देखिए, कैथोलिक चर्च ने अमेरिका में वही भूमिका निभाई जो यूरोप में थी, राजाओं की सत्ता को मजबूत करना और लोगों को आज्ञाकारी बनाना। चर्च के पुजारी लोगों को राजा के प्रति वफादार रहना सिखाते थे। उन्होंने नई धार्मिक संस्थाएं केवल राजा की अनुमति से ही बनाई। चर्च ने लोगों को नए धर्म में बदलने की प्रक्रिया शुरू की। स्थानीय आदिवासी लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, ठीक है, उन्हें जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, वहाँ के जो जनजाति के लोग थे, जो आदिवासी लोग थे वहाँ पर, ठीक है, उनको जब वो अपने मंदिर खो बैठे, तो धीरे धीरे उन्होंने कैथोलिक धर्म को अपनाया। कैथोलिक धर्म की रंगीन पूजा पद्धति और प्रतीकों ने उन्हें आकर्षित किया। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो थोड़ा विकसित जो पूजा पद्धति थी कैथोलिक धर्म की या चर्च की, ठीक है, तो उससे वो थोड़ा आकर्षित भी हुए। ठीक है, इससे उन्हें उपनिवेशवाद के दुखों के बीच आशा और सांत्वना मिली। मतलब स्थानीय लोगों ने वहाँ जो कैथोलिक चर्च के जो नियम है उनको अपनाना शुरू किया। मतलब जो ईसाई धर्म है उसको भी अपनाना शुरू किया। तो जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, तो इससे उन्हें थोड़ी एक उम्मीद दिखी कि उनका दुख थोड़ा कम हो सकता है वहाँ के स्थानीय लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन में यही बताया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका पूरा चैप्टर था, इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा। तो यहाँ पे सारी बातें मैंने आपको अच्छे से बताई। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।